सब्सक्राइब कीजिए आर की लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर की लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन का चैप्टर 3, जिसका नाम है सोशलाइजेशन, समाजीकरण जिसे हम कहते हैं। फ्रेंड्स, सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण हम किसे कहते हैं, फ्रेंड्स इसे हमने कल की वीडियो में जाना और सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है यह भी जाना, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं यह भी हमने समझा। आज के सेकंड पार्ट में हम करेंगे फ्रेंड्स समाजीकरण की इकाइयों के प्रकार, जो इसकी एजेंसीज की टाइप्स होती हैं वो हम करेंगे सेकंड पार्ट में, और इसके प्रिंसिपल्स, सोशलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी इसके की पॉइंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब हम आज डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस की क्विज भी करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, बट आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो ये सोशलाइजेशन का आपका टॉपिक होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बिकॉज आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पिकअप किए जाते हैं। अगर आप पीआरटी दे रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी, कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम है फ्रेंड्स, या फिर आपका सीटेट या एनी अदर स्टेट टेट है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सोशलाइजेशन से क्वेश्चन तो बनता ही है, क्योंकि आपके हर एग्जाम में आपने देखा भी होगा अभी केवीएस के जो एग्ज़ाम हुए या DSSB में, इन सब में फ्रेंड्स समाजीकरण से जो क्वेश्चन होते हैं, इसकी प्रोसेस, समाजीकरण कैसे होता है, इसकी एजेंसी, फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए फ्रेंड्स आप सोशलाइजेशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा, तभी आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए तो फ्रेंड्स आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आपका आंसर भी कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, ऑलवेज करेक्ट आंसर होगा। तो आइए फ्रेंड्स आज की हमारी CDP की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सोशलाइजेशन की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम सोशलाइजेशन क्या होता है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है, इसके मेन फैक्टर्स क्या है वो सब हम कल कर चुके हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स ने वो पार्ट नहीं देखा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग सोशलाइजेशन के फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखकर थ्योरी क्लासेस को अच्छे से कीजिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो सके। और आइए अब हम इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण की इकाइयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स। सोशलाइजेशन की 2 एजेंसीज होती हैं जो मेन रूप से कार्य करती हैं, मुख्य रूप से कार्य करने वाली 2 तरह की इसकी इकाइयाँ होती हैं। एक हो गई आपकी एक्टिव एजेंसी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, इट हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। जो आपकी एक्टिव एजेंसी होती है जिसे हम कहते हैं सक्रिय एजेंसी, ठीक है, ये क्या करती है फ्रेंड्स, बच्चे पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है, इसका सीधा असर बालक पर होता है। और इस फर्स्ट एजेंसी में, एक्टिव एजेंसी में कौन कौन शामिल होता है ये देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली, परिवार, फ्रेंड्स, आपके दोस्त, नेबर्स, आपके पड़ोसी, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, हेल्थ क्लब, इको क्लब, स्कूल एक्सेट्रा। फ्रेंड्स ये सब आपके एक्टिव एजेंसी में शामिल होते हैं जो कि बालक पर सीधा डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। फैमिली कैसे सोशलाइजेशन की एजेंसी है फ्रेंड्स, वो समझिए आप। जब बालक जन्म लेता है तो वो खुद को एक फैमिली में पाता है, एक परिवार में पाता है, और अगर बालक का पालन पोषण, उसकी चाइल्ड रियरिंग अच्छे से होती है, उसकी फैमिली उसको बहुत अच्छे से केयर करती है, तो फ्रेंड्स उस बालक में जो इमोशंस का क्रिएशन होता है, में संवेग पैदा होते हैं, वो उस फैमिली के अकॉर्डिंग ही बन जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये हमने बहुत बार देखा है कि अगर फैमिली में पेरेंट्स या बड़े भाई बहन एक बालक का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, फैमिली का एटमॉस्फेयर पीसफुल है, एजुकेटेड फैमिली है, और कोई गुस्सा या गाली गलौज करने वाले मेंबर्स नहीं है, तो उस बालक की आप परवरिश देखिए। और जो एक बालक है जो स्लम एरिया में है, जहाँ पर ना एजुकेशन है, मतलब उसके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, और बड़े भाई बहन या जो भी एल्डर्स होते हैं फैमिली में, वो सब अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगे रहते हैं, तो वहाँ पर बालक का पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाता। एक जो स्लम एरिया की फैमिली से बिलोंग करने वाला बालक है, और एक जो एजुकेटेड और चाइल्ड केयरिंग फैमिली से बिलोंग करता है, इन दोनों के सोशलाइजेशन में दिन रात का फ़र्क होता है। फ्रेंड्स इस तरह से हम देख सकते हैं कि फैमिली का
सीधा डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट होता है, सीधा प्रभाव होता है, वो हमें बालक के सोशलाइजेशन पर दिखाई देता है, क्योंकि जैसा उसको परिवार, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग उस बालक का सोशलाइजेशन प्रभावित होता है। और इन्हीं एक्टिव एजेंसी में फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल और आपका आस पड़ोस, आपके रिलेटिव, आपके आसपास के कोई भी क्लब वगैरह हैं और स्कूल है, ये सब आपके सोशलाइजेशन में बहुत प्रभाव डालते हैं। क्योंकि अगर फ्रेंड सर्कल एक बालक का अच्छा है तो वो पर्सनैलिटी अच्छी बनती चली जाती है। फ्रेंड्स की जो एजेंसी है सोशलाइजेशन की, इसका भी आप सीधा असर देख सकते हैं। कैसे देखिए, अगर बालक अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहता है तो नेचुरली उसमें अच्छाइयाँ ही क्रिएट होती हैं। अगर वही बालक बैड कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, मतलब उसके फ्रेंड्स के अंदर झूठ बोलना, चोरी करना, नकल करना, इस तरह की बैड हैबिट्स हैं, तो उस बालक के अंदर इसी तरह के गुणों का विकास होने लगता है, इसी तरह के वर्च्यूज की उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही धीरे धीरे सोशलाइजेशन होता है। और फ्रेंड्स, आपने वो एक कहावत तो सुनी है ना कि एक खराब एप्पल, एक रोटन एप्पल बाकी सब अच्छी एप्पल्स को भी खराब कर देता है। ये आप समझ लीजिए कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जब बालक होता है, उसमें क्योंकि इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, बच्चा है वो, उसकी सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग स्टेज पर होती है। तो जैसे जैसा उसको माहौल मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग वो बालक बनता चला जाता है। अगर वो अच्छे फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन करता है, उसके फ्रेंड्स अच्छी फैमिली से, अच्छे गुणों वाले, स्टडी में इंटरेस्ट लेने वाले, इस टाइप से होते हैं, तो फ्रेंड्स उस बालक का सोशलाइजेशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर वही बालक बुरे दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो जाता है तो उसका सोशलाइजेशन भी सीधे तौर पर प्रभावित होता है। और सेकंड एजेंसी की टाइप होती है फ्रेंड्स पैसिव एजेंसी, जिसे हम कहते हैं निष्क्रिय एजेंसी। इट हैज़ नो डायरेक्टेड इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। इसका डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होता है बालक के सामाजिकरण पर, ठीक है। और पैसिव एजेंसी में कौन कौन शामिल होता है फ्रेंड्स? पुलिस स्टेशन हो गया आपका, पब्लिक लाइब्रेरी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये जो सब एजेंसीज होती हैं, इनका बालक के सामाजिकरण पर डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन होती तो समाज में ही है। प्रभावित ये भी करती हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर नहीं करती। इनडायरेक्टली इन एजेंसीज का बालक के सोशलाइजेशन पर इफेक्ट रहता है। फ्रेंड्स, अब देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। जो हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान करते हैं, वो कारक कौन कौन से होते हैं, एक बार वो भी देख लीजिए। फर्स्ट होती है हमारी फैमिली। इसमें देखिए फ्रेंड्स, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम वंस फैमिली। सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमारे घर से होती है। बालक की उसकी फैमिली से ही सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और आगे देखिए, द इन्वायरमेंट ऑफ फैमिली, ट्रेडिशंस, एजुकेशनल स्टेटस, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बॉन्डिंग, चाइल्ड्स ब्रिंगिंग अप हैज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ए चाइल्ड्स एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, किसी भी फैमिली का जो एनवायरनमेंट, उसका वातावरण होता है कि कैसा परिवेश है, उसकी ट्रेडिशंस, उसके रीति रिवाज क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उसका शिक्षा का स्तर क्या है फैमिली में, मतलब बालक की फैमिली पढ़ी लिखी है या फिर वहाँ इलिटरेसी है, ये सब भी मैटर करता है। और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बॉन्डिंग कैसी है, मतलब सब लोग प्यार प्रेम से रहते हैं। फैमिली बॉन्डिंग में फ्रेंड्स आ जाएगा कि घर में आपके प्रेम से रहते हैं या लड़ाई झगड़ा रहता है। जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग कैसी है, आपके भाई बहन हैं, जो बड़े एल्डर्स हैं हमारे, उन सब का आपस में कैसा मेल जोल रहता है। झगड़े वाला परिवार है या कि शांतिपूर्ण रहने वाला परिवार है, ये आपकी फैमिली बॉन्डिंग में आ जाएगा सब। और चाइल्ड्स का ब्रिंगिंग अप, उसका पालन पोषण कैसा होता है। ब्रिंगिंग अप हो गया आपके चाइल्ड रियरिंग, उसका पालन पोषण कैसा होता है। ये सब फैक्टर्स क्या हैं फ्रेंड्स, आपके फैमिली के अंदर आ जाएंगे और ये सब बालक के सोशलाइजेशन पर ग्रेट इन्फ्लुएंस रखते हैं। जब एक बालक समाज के साथ एडजस्टमेंट करना सीखता है, ठीक है, मतलब उसकी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ये सब उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो को आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं
इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, देखिए, इफ़ यू वांट ए चाइल्ड टू एडमायर एंड कंस्ट्रक्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स, सराउंड हिम विद ब्यूटीफुल थिंग्स। और प्लेटो का क्या कहना है फ्रेंड्स, देखिए, ये कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि एक बालक तारीफ़ करे और कंस्ट्रक्ट करे, किसका फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स का, मतलब सुंदर वस्तुओं की वो तारीफ़ करे और उनका निर्माण करे, उनकी रचना करे नई नई चीज़ों की, तो आपको क्या करना है, सराउंड हिम, उसके चारों ओर ब्यूटीफुल थिंग्स को आप प्रेजेंट कीजिए, उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। मतलब फ्रेंड्स, सीधी सी बात है कि अगर आप बच्चे से कोई उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा बालक बने, अच्छे काम करे, तो आपको उसके सामने आइडियल प्रेजेंट करना होगा। जैसा आप उसको माहौल देंगे वैसा ही बालक का सोशलाइजेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड फैक्टर है आपका स्कूल। स्कूल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल डेवलपमेंट। जो बालक का सामाजिक विकास होता है उसमें स्कूल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। द स्कूल एटमोसफियर आल्सो डिसाइडेड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो विद्यालय होता है फ्रेंड्स, उसका वातावरण भी ये डिसाइड करता है कि बालक का जो सामाजिक विकास है वो किस प्रकार से होगा। मतलब जैसा विद्यालय का वातावरण होगा वैसा ही बच्चे का सामाजिक विकास होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आप देखिए, अगर एक बालक ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ पर टीचर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है पढ़ाने की, मतलब अनट्रेन्ड टीचर्स हैं, और वो प्यार से बात करने की बजाय डंडे से बात करते हैं, और एक ऐसा स्कूल है जो स्टैंडर्ड की एजुकेशन देता है और जहाँ पर ट्रेन टीचर रखे गए हैं, और ऑफिशियली फ्रेंड्स वहाँ पर हर चीज़ सिस्टेमेटिकली होती है, तो इन दोनों स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में आप खुद ही डिफरेंस देख पाएंगे। इन दोनों स्कूल के बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी अलग अलग तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे सोशलाइजेशन में एक स्कूल का भी मेन इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और स्कूल का क्यों प्रभाव रहता है फ्रेंड्स, देखिए, इन ए स्कूल चाइल्ड लर्न्स टू एडजस्ट। वहाँ पर वो एडजस्ट करना सीखता है, क्योंकि एक बालक की कक्षा में, उसकी क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। झगड़ा करने वाले भी होते हैं, पढ़ने वाले भी होते हैं, बिना पढ़ने वाले भी होते हैं, सिर्फ खेल कूद में इंटरेस्ट लेने वाले भी होते हैं। अलग अलग फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स कक्षा में पढ़ने आते हैं। अलग अलग कल्चर, ट्रेड्स, नॉर्म्स, ये सब फ्रेंड्स मिलकर एक क्लास बन जाती है, और इन डिफरेंसेस के साथ बालक का एडजस्टमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि उसके सोशलाइजेशन को भी इफ़ेक्ट करता है। जब अध्यापक उनको ड्यूटीज़ देते हैं तो वो ड्यूटीफुल बन जाते हैं, मतलब अपने कर्तव्य के प्रति उनमें निष्ठा जागृत हो जाती है। जब उनके अच्छे कार्यों की तारीफ़ होती है तो उनको सिंसेरिटी फील होती है, तो यहाँ पर सिंसेयर वाली फीलिंग भी उनमें आ जाती है। और फ्रेंड्स, दूसरों के साथ वो एडजस्ट करना सीख जाते हैं। तो हमारा जो स्कूल होता है वो एक बालक के सोशलाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड फैक्टर है फ्रेंड्स आपका टीचर, अध्यापक। अध्यापक का भी बालक के सोशलाइजेशन पर बहुत प्रभाव रहता है। देखिए, ए टीचर आल्सो हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक चाइल्ड के सोशल डेवलपमेंट में एक टीचर का भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, मतलब उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। टीचर एक बालक के सोशल डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट कैसे होता है फ्रेंड्स, वो देखिए। द चिल्ड्रन आइडियलाइज देयर टीचर्स। जो विद्यार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आइडियलाइज करते हैं, आदर्श मानते हैं उनके अध्यापक को। इफ़ द टीचर इज काम, well mannered and cooperative, the children also develop the qualities of discipline, patience and cooperation। वो टीचर को आइडियल मानते हैं, तो अगर टीचर आपका शांत है, अच्छे मैनर वाला है, कोऑपरेटिव है, सहयोग करने वाला है, तो बालक में भी कैसी क्वालिटीज आएंगी, वो भी डिसिप्लिन बन जाएगा, शांत रहने वाला, पेशेंस वाला बन जाएगा और कोऑपरेशन सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक टीचर जैसा होता है, उसके स्टूडेंट्स उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने अध्यापक को, अपने टीचर को अपना आइडियल मानते हैं, और जिसे हम आइडियल मानते हैं हम उसकी अच्छाई बुराई को अनुकरण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, द टीचर शुड इंश्योर दैट ही इज़ डिसिप्लिन्ड, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स एंड यूटिलाइजेज हिज टाइम इन ए मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स,
उसको चाहिए कि वह अनुशासन से रहे, डिसिप्लिन रहे, ऑनेस्ट ईमानदार रहे, झूठ बोलने वाला ना हो और अपने बड़ों का आदर करने वाला हो और अच्छे मैनर्स को बढ़ावा देने वाला हो। और फ्रेंड्स, गेम्स जो होते हैं, खेल हमारे, वो भी बालक के सोशलाइजेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले होते हैं। कैसे? देखिए, गेम्स नॉट ओनली डेवलप्स द मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल एबिलिटीज ऑफ ए चाइल्ड बट आल्सो हेल्प्स इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। खेलों से बालक का देखो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल, उसका मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक ये विकास तो साथ साथ होता ही है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये उसको सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, अगर वो टीम में होता है तो कोऑपरेशन की फीलिंग वो सीख जाएगा, ठीक है। डिसिप्लिन का पालन करना सीख जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक बालक को खेल के अकॉर्डिंग उसके रूल भी फॉलो करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर उसमें डिसिप्लिन आ जाएगा। और खेलों में टीम बनी होती है, आपके गेम्स की टीम होती है, तो उसमें आपकी कोऑपरेशन वाली फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि टीम मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट करके ही गेम को विन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मेन होती है, देखिए, लर्न हाउ टू कीप हिज इमोशंस कंट्रोल। वो अपनी इमोशंस का कंट्रोल करना सीख जाते हैं। कैसे? कॉन्ग्रेचुलेट द विनिंग टीम इवन आफ्टर देयर डिफीट। उनको विनिंग टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ता है, मतलब जो दूसरी टीम, अपोजिट टीम जीत जाती है उसे भी उन्हें बधाई देनी पड़ती है, उनको जीत की मुबारकबाद देनी पड़ती है। हालांकि वो अंदर से दुखी होते हैं क्योंकि उनकी डिफीट हो गई है, उनकी टीम हार गई है, इसके बावजूद भी वो जीतने वाली टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर बालक क्या करता है? इमोशंस का कंट्रोल करना सीख जाता है। और बेसिकली होता क्या फ्रेंड्स, देखिए, जो ग्रुप है उनके अंदर फीलिंग ऑफ गिव एंड टेक, ये जो गिव एंड टेक, आदान प्रदान वाली फीलिंग होती है, इसका भी डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर टीम स्पिरिट आ जाती है। सो वी कैन से दैट स्पोर्ट्स हैव ए स्पेशल प्लेस इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इस तरह से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, बच्चों के सोशलाइजेशन में इनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट आपका नेबर, मतलब आपके पड़ोसी, आपका पास पड़ोस कैसा है, आपके पड़ोसियों की हैबिट्स क्या हैं और नेबर कैसे अफेक्ट करता है आपके सोशल डेवलपमेंट को। देखिए फ्रेंड्स, द नेबरहुड आल्सो अफेक्ट्स ए चाइल्ड्स पर्सनैलिटी डीपली। जो बालक की पर्सनैलिटी होती है, उसका व्यक्तित्व होता है, उसका पास पड़ोस, उसका प्रीवियस जो वातावरण होता है, वो उसको डीपली अफेक्टेड करता है, बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव डालता है। उसकी हैबिट्स, इंटरेस्ट, इंटरेक्शन, सोशल एक्टिविटीज़ जो भी बालक के नेबरहुड में होती है, वो बालक के सोशल डेवलपमेंट को, उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस को बहुत गहरे से प्रभावित करती हैं। देखिए, अगर आपके पास पड़ोस में झगड़ा करने वाले, गाली गलौज करने वाले पड़ोस में एक बालक रहता है, तो उसके सोशलाइजेशन पर बैड इफेक्ट जाता है। अगर किसी बालक का पास पड़ोस एजुकेटेड, मैनरफुल, कोऑपरेटिव, इस तरह के पड़ोसी वाला है, तो उसके सोशल डेवलपमेंट में एक अलग अच्छा वाला प्रभाव होता है। अगर आपका नेबरहुड अच्छा है तो उसका बालक की पर्सनैलिटी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आपका जो नेबरहुड होता है फ्रेंड्स, ये भी बालक के सोशलाइजेशन पर प्रभाव डालता है। और ये लास्ट फैक्टर है फ्रेंड्स आपका कम्युनिटी, मतलब आपका समुदाय कैसा है, और ये आपके सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। समुदाय में रहकर बच्चा क्या करता है फ्रेंड्स, वो एडजस्ट करना सीख जाता है। और ये बालक में कैसी फीलिंग को डेवलप करता है, सेल्फ प्रोटेक्शन एंड राइटियसनेस। तो ये बालक की जो आत्म सुरक्षा वाली फीलिंग्स होती है, इसको, और उसकी जो उचित अनुचित वाली है, इन फीलिंग्स को, उसकी इंडिपेंडेंसी को, फ्रीडम को, ये सब की प्रगति में ये हेल्पफुल होती है आपकी कम्युनिटी, आपका जो समुदाय होता है। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं सामाजिकरण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन। ये सिद्धांत है फ्रेंड्स सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। और फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी हमें किसने दी है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? दुर्खीम महोदय, ठीक है, जो एक विद्वान हैं दुर्खीम, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। और इनके अकॉर्डिंग क्या है फ्रेंड्स, हर एक समाज में अपनी विचारधारा, अपना मूल्य, भाव, आदर्श, मानक, संस्कार, मान्यताएं सब अपनी होती हैं, वही प्रचलित होती हैं, और व्यक्ति अपने समाज को देखकर ही रिस्पॉन्स करना सीखता है।
मतलब जो उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसके रिस्पॉन्स होते हैं, वो उसकी सोसाइटी के अनुकूल होते हैं। और जो समाज की मान्यताएं होती हैं, मानक होते हैं, जिन्हें नॉर्म्स भी कहते हैं, कस्टम्स, रीति रिवाज होते हैं, वो सब उसका प्रतिनिधित्व करती है। यानी फ्रेंड्स, हमारी जो सोशल बिलीव्स हैं, नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ ए सोसाइटी आर हिज गाइडिंग फैक्टर्स। ये सब उसको गाइड करने वाले फैक्टर्स होते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले फैक्टर्स होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सोशल रिप्रेजेंटेशन। और इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। और फ्रेंड्स, होता क्या है, देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो जिस समाज में वह रहता है, वहाँ से जो वह सीखता है, उसी की वह प्रतिक्रिया करता है, उसी का वैसा ही रिस्पॉन्स देता है। ये एक ह्यूमन नेचर होती है। जैसे हमने अपनी सोसाइटी में रहकर अपने जो कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारी जो सोशल वैल्यूज हैं, उन सबको हमने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और आगे चलकर इन सबको हम अपने बच्चों को, अपनी संतान को दे देते हैं। और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे बच्चे हैं वो आगे चलकर इन फ्यूचर इन्हीं कस्टम्स को, इन्हीं नॉर्म्स को आगे बढ़ाते हैं, इन्हीं रीति रिवाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हम इसे सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहते हैं, जिसे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए फ्रेंड्स, मैं और मुझे का सिद्धांत, जिसे हम आई एंड माई सेल्फ थ्योरी भी कहते हैं। और ये थ्योरी हमें किसने दी है फ्रेंड्स? मीड। जो ये मीड विद्वान है फ्रेंड्स, ये इस थ्योरी के फाउंडर थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मीड को माना जाता है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए चाइल्ड स्लोली स्टार्ट्स रियलाइजिंग व्हाट द इफेक्ट ऑफ हिज बिहेवियर इज ऑन अदर्स। मतलब फ्रेंड्स, बालक जो है धीरे धीरे वो स्टार्ट करता है क्या रियलाइज करना, उसे क्या महसूस होने लगता है कि उसके बिहेवियर का दूसरों पर क्या इफ़ेक्ट रहता है। मतलब उसका व्यवहार दूसरों के लिए कितना प्रभावशाली है, कितना प्रभाव पड़ता है उसकी किसी बात का किसी दूसरे पर। और फिर क्या होता है, ए फीलिंग ऑफ आई। आई मतलब मैं वाली फीलिंग, ठीक है, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह वाली फीलिंग जो होती है वो उसमें स्टार्ट्स डेवलपिंग, उसमें विकसित होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं वाली फीलिंग का बच्चे में जागरण हो जाता है। और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, द फीलिंग ऑफ मी डेवलप्स एंड हेल्प्स ऑल द मोर इन द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। तो उसकी मैं की जो भावना विकसित होती है, जब इसका डेवलप हो जाता है, तो उसका जो सामाजिकरण की प्रोसेस है फ्रेंड्स, जो सोशल इंटीग्रेशन है उसका, वो प्रोसेस उसकी तेज हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये आई एंड माई सेल्फ, ये जो दो फीलिंग्स होती हैं उसकी, मैं और मुझे, ये दोनों टुगेदर रूप से एक संयुक्त रूप में सेल्फ बन जाती है। मतलब उसका सब बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ। और फ्रेंड्स, ये एक दूसरे के एड ऑन, मतलब पूरक होते हैं। कौन पूरक होते हैं? आई एंड माई सेल्फ। ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं, दोनों संयुक्त रूप से ही बालक का सेल्फ बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई आपकी मैं और मुझे वाली थ्योरी, ठीक है, आई एंड माई सेल्फ थ्योरी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका सेल्फ मिरर थ्योरी, जिसे हम कहते हैं स्व दर्पण सिद्धांत। मतलब खुद की तस्वीर जैसे हम आईने में देखते हैं फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम समाज में अपना खुद का स्वरूप देखते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया फ्रेंड्स? कूले ने, ठीक है। कूले जो विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया। द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी इज कूले। और फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है, जो सोशलाइजेशन है उसे हम इंटरेक्शन पर बेस्ड मानते हैं। कूले ने कहा है कि जो सामाजिकरण है वो अंत्यक्रिया पर आधारित होता है। जैसे समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आने से बालक की अपने बारे में जो धारणा है, उसकी स्वधारणा वो डेवलप हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये कहा भी गया है कि द चाइल्ड डेवलप्स ए कंसेप्ट अबाउट हिज ओन सेल्फ, ठीक है, अपने बारे में वो एक कंसेप्ट को डेवलप करता है। मतलब खुद के बारे में उसकी धारणा जो है, स्वधारणा, वो विकसित होती है। कब होती है फ्रेंड्स? व्हेन ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जब वो सोसाइटी के दूसरे मेंबर से कॉन्टैक्ट करता है, उनके संपर्क में आता है, मतलब मिलता जुलता है, तो उनका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है।
मतलब सोसाइटी के जब दूसरे व्यक्तियों से बालक कांटेक्ट में आता है, उनसे बातचीत करता है, मिलता है, उनके संपर्क में आता है, उसकी जो ओन सेल्फ वाली फीलिंग है वो डेवलप हो जाती है, उसका सब धारणा का विकास होता है। कैसे फ्रेंड्स, ये देखिए, वी डेवलप ए कंसेप्शन ऑफ व्हाट अदर्स पीपल थिंक अबाउट अस। हम एक ऐसी धारणा का विकास करते हैं जिससे कि हमें ये लगता है कि दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और कुले महोदय ने फैमिली को, नेबर को, आपके गेम्स को, आपके ग्रुप्स को, इन सबको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। इस सेल्फ मिरर थ्योरी को, स्वदर्पण सिद्धांत को आप एक तरह से और भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए। मान लीजिए कोई बालक है और वो थोड़े लॉन्ग हेयर रखता है, वो उसे इसलिए रखता है क्योंकि वो उसको पसंद है। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, जो उसके फ्रेंड्स हैं या उसके सोसाइटी में जो रिलेटिव्स हैं वो उसको कहते हैं कि आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करके देखिए, आप ये वाला कट कीजिए। वो किसी दूसरे प्लेयर का नाम लेते हैं, मान लीजिए वो कहते हैं कि आप विराट कोहली के जैसे या युवराज के जैसे आप थोड़ा अपना स्टाइल चेंज करके देखिए। कि जो थिंकिंग है फ्रेंड्स वो इफेक्टेड हो जाती है और वो क्या करता है, नेक्स्ट टाइम जो कटिंग कराता है तो वो उनको विराट कोहली के जैसे कटिंग करवा लेता है। और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स या फैमिली वाले, वो सब कहते हैं कि ये स्टाइल तो आप पर बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, जो उसकी धारणा थी कि मेरे लॉन्ग स्टाइल ही अच्छा लगता है, वो उस सोसाइटी की वजह से चेंज हो गई। तो वो खुद को समाज के आईने में ऐसे ही पाता है कि मैं सबको ऐसे अच्छा लगता हूँ। फ्रेंड्स, उसके मन में ये आ जाता है कि देखो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं ऐसे अच्छा लगता हूँ, तो वो खुद को सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। और ये एक सोशलाइजेशन का एक सिद्धांत होता है जिसे हम कहते हैं स्वदर्पण सिद्धांत, सेल्फ मिरर थ्योरी, क्योंकि हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग खुद को देखने लगते हैं। और ये कब होता है, जब हम सोसाइटी से इंटरेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो हमारी ओन सेल्फ थ्योरी होती है, हमारी जो स्वधारणा होती है, वो डेवलप होती है, विकसित होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सोशलाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, आइए अब हम सामाजिक विकास की विशेषताओं को देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट क्या होती है। देखिए, जो सामाजिक रिस्पॉन्स होते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमारे सोशलाइजेशन का पहला स्टेप होता है। और सेकंड क्या होता है फ्रेंड्स, बालक खेल के माध्यम से समूह में अपनी सामाजिक प्रतिक्रियाएं करता है। और जब ये सामाजिक प्रतिक्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर इन सामाजिक प्रतिक्रियाओं में सामाजिक सदस्यों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब उसका जो सोशल इंटरेक्शन है फ्रेंड्स, वो स्टार्ट हो जाता है। और जब ये सोशल इंटरेक्शन हो जाता है तो उसकी जो थिंकिंग होती है, उसके व्यूज होते हैं, उनका आदान प्रदान होता है। टेक एंड गिव वाली पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। और फ्रेंड्स, फिर उसमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की फीलिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। सहयोग और सहानुभूति जैसे सामाजिक व्यवहार डेवलप हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, जो उसकी नेगेटिव सिचुएशन होती है उसमें बालक तर्क भी करने लगते हैं, उनकी आर्ग्यू करने की कैपेसिटी भी बढ़ने लग जाती है। और ऐसा करके वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की सेफ्टी करते हैं। बालक समाज इन समूह के आदर्शों, आइडियल्स, रीति रिवाज, कस्टम्स, परंपराएं, लोकाचार और धार्मिक रीति रिवाजों को भी सीखता है। और जो उसकी सामाजिक अंत्य क्रियाएँ होती हैं उनको भी सामाजिक विकास के साथ साथ बालक सीखता जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी सोशलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं हमने देख ली। फ्रेंड्स, अब ये देखिए कि किन डिफरेंट स्टेजेस में कैसे कैसे बालक का सोशलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है। मतलब उसकी अब विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस इन डिफरेंट स्टेजेस। हम इस पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आप सोशलाइजेशन को एक बार इतना अच्छे से कर लीजिए, इसका कोई भी पॉइंट आपका मिस ना रहे। कहीं से भी किसी भी टाइप का कैसे भी क्वेश्चन को बनाया जाए, आप वहाँ से 100% आंसर ठीक कर लोगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। और अगर कहीं टॉपिक में आप लोगों को डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगती है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं शैशव अवस्था में जब बच्चा होता है तो उसका सामाजिक विकास कैसे होता है। मतलब सोशल डेवलपमेंट उसका इन्फेंसी स्टेज में कैसे होता है।
हार्लॉक के अकॉर्डिंग देखिए, जब बालक फर्स्ट मंथ में होता है, जब उसका पहला महीना होता है, तो वो क्या करता है, मानव और अन्य ध्वनियों में अंतर समझने लगता है। मतलब जब बालक का जन्म होता है तो उसके 1 महीने तक वो आवाज़ को पहचानना स्टार्ट करता है और उसके जो आसपास में इंसान होते हैं, मानव, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इन सब में वो डिफरेंस समझना स्टार्ट करता है। सेकेंड मंथ में क्या होता है फ्रेंड्स, मानव ध्वनि को पहचानना और व्यक्तियों का मुस्कान के साथ स्वागत करना। मतलब सेकेंड मंथ में बालक किसी एक प्रॉपर आवाज़ को पहचान करके उसको स्माइल देना स्टार्ट कर देता है। मान लीजिए मदर ने आवाज़ लगाई बच्चे का नाम लेकर, तो वो उस मदर की आवाज़ को पहचान कर उसको स्माइल देता है। और थर्ड मंथ में क्या होता है फ्रेंड्स, वो अपनी माता को पहचान लेता है। ठीक है, उसको पहचान लिया उसने कि ये मेरी माँ है, लेकिन जब उसे दूर करते हैं बालक को तो वो दुखी हो जाता है। उसे माता से दूर होने पर उसे दुख वाली फीलिंग भी आ जाती है। फोर्थ मंथ में क्या होता है, वो व्यक्तियों के चेहरों को पहचानने लग जाता है। जैसे फैमिली के और मेंबर्स होते हैं, वो उन सबको भी आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है कि ये अंकल हैं, ये बुआ हैं, ये पापा हैं, ये भाई हैं। इस तरह से वो उन दूसरे मेंबर्स को भी पहचानने लग जाता है। और 5वें महीने में क्या होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर फीलिंग्स आ जाती हैं। वो गुस्से और प्यार वाली आवाज़ को पहचान लेता है। अगर उसे डांट के बोलेंगे तो वो डर जाएगा, और अगर उसे प्यार से बोलेंगे तो वो खिल जाएगा। 6 और 7th मंथ में क्या होता है फ्रेंड्स, वो जो उसके जानकार होते हैं उनको स्माइल के साथ वेलकम करता है। मतलब जो आसपास में और कोई भी बच्चे को देखने आते हैं, मिलने आते हैं, तो वो उन सबको पहचान लेता है और उनको देखते ही मुस्कान के साथ उनका वेलकम करता है। मतलब स्माइल करना सीख जाता है अपने जान पहचान वालों को देखकर। 8 से 9 महीने में अपनी परछाई के साथ खेलना और उसे चूमना, ये सब स्टार्ट कर देता है। और जब 24 महीना आ जाता है, मतलब बच्चा 2 साल का हो जाता है, तो बड़ों के विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने की कोशिश करता है। आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, 2 ईयर में, अगर आप पानी पी रहे हैं तो वो आपको मटके से या बकेट से निकाल कर पानी देने की कोशिश करता है। और जो ये स्टेज होती है फ्रेंड्स, इसमें बालक के सामाजिक विकास संबंधी विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब जो उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी उभर कर हमारे सामने आ रही है, वो देखिए फ्रेंड्स। एक तो उसकी जो होती है गेम प्ले वाली एक्टिविटी, वो उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें कंपटीशन की भी फीलिंग आ जाती है। ठीक है, माता पिता पर वो डिपेंड रहता है और बच्चा स्वयं केंद्रित हो जाता है। मतलब वो खुद को ही सेंटर करके हर एक काम को करता है। मतलब उसकी जो भी एक्टिविटी होती है वो सेल्फ सेंटर्ड होती है। ओके फ्रेंड्स, और उसके अंदर क्या होता है, देखिए मैत्री और सहयोग। मतलब वो सबसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर मम्मी काम कर रही है तो उसको हेल्प करने की कोशिश करता है, तो उसकी सहयोग वाली फीलिंग भी आ गई। जान पहचान वालों से बालक मुस्कुरा के बात करने लग जाता है, क्योंकि वो 2 साल का हो गया तो ये सब तो सीख जाता है। तो उसके अंदर जो फ्रेंडशिप वाली फीलिंग है वो भी डेवलप हो जाती है। और फिर सामाजिक एक्सेप्टेंस जो भी उसके फैमिली में हो रहा है, उस सबको एडजस्ट करके वो उसको स्वीकार करने लग जाता है। और फ्रेंड्स ये देखिए, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, ये कैसे होता है फ्रेंड्स। जब चाइल्डहुड स्टेज होती है और बालक का सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर कई तरह के सोशल चेंजेस आते हैं, मतलब सामाजिक परिवर्तन आ जाते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं वो देखिए। उसमें सहयोग की भावना का विकास हो जाता है, मतलब कोऑपरेशन वाली फीलिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर वो उनमें खेलना स्टार्ट कर देता है। सामाजिक जो सूझबूझ होती है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। अपनी टाइप के वो फ्रेंड बनाना स्टार्ट कर देता है और दूसरों से सिर्फ प्यार की उम्मीद रखता है कि सब मुझे प्यार करें, सब मेरी तारीफ़ करें। उसकी स्नेह की अपेक्षा रखता है और उसके जो मनपसंद कार्य होते हैं फ्रेंड्स, उन कार्यों में ही इंटरेस्ट लेता है। और फ्रेंड्स जब बालक एडोलसेंस में होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, तो उनका सामाजिक विकास अलग तरीके से होता है। इसे भी देख लीजिए आप। एक दूसरे के प्रति उनमें अट्रैक्शन हो जाती है, आकर्षण का भाव जागृत होता है। बालक सर्वोत्तम वेशभूषा बनाव श्रृंगार में अपने को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मतलब बेस्ट स्टाइल वाली ड्रेस पहनना, अच्छी तरह से बन ठन के रहना, इस तरह की उनमें डेवलपमेंट होती है। और क्या होता है फ्रेंड्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अपने ग्रुप्स बना लेते हैं और इनका मेन एम क्या होता है, एंटरटेनमेंट करना। जैसे कि पर्यटन, पिकनिक, नृत्य, संगीत,
जैसे कि वो लोग कहीं घूमने फिरने जाने के लिए प्रोग्राम एक साथ बनाएंगे, पिकनिक पर जा रहे हैं या डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या संगीत, इस तरह से उनके अलग अलग ग्रुप बट जाते हैं। और अपना जो ग्रुप होता है उसके प्रति उनकी भक्ति भावना, मतलब उसके प्रति डेडिकेशन उनकी जागृत हो जाती है और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उनकी ड्रेस, उनका व्यवहार, उनके आचार विचार ये सब बनता चला जाता है, क्योंकि वो उस ग्रुप को अपना आइडियल मानने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का सोशलाइजेशन एडोलसेंस की स्टेज पर होने लग जाता है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है फ्रेंड्स कि इस अवस्था में सामाजिकरण के वक्त बालक की क्या क्रियाएं होती हैं, उसके क्या इंटरेक्शन होते हैं, क्या व्यवहार होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है फ्रेंड्स। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इसलिए फ्रेंड्स मैं सोशलाइजेशन को आपको इस तरीके से करा रही हूँ कि आपका कहीं से कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ये देखना फ्रेंड्स, बचपन अवस्था में विशिष्ट सामाजिक व्यवहार। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं सम स्पेशल सोशल बिहेवियर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। बचपन अवस्था की विशिष्ट सामाजिक व्यवहार क्या होते हैं वो देखिए। जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है, उसकी अटेंशन सीकिंग, ध्यान आकर्षण वाली जो व्यवहार होता है वो 1 वर्ष से 6 महीने के बीच होता है। इमिटेशन जो होती है, मतलब वो अनुकरण करने लगता है, तो वो कब स्टार्ट होता है फ्रेंड्स? 1 वर्ष से। डिपेंडेंसी रहती है उसकी 0 से 2 वर्ष तक की, ठीक है। जो साइनेस होती है बच्चे में वो भी 2 साल तक रहती है, 1 से 2 वर्ष तक। जो उसमें ईर्ष्या वाली फीलिंग होती है, राइवल वाली फीलिंग होती है, उसकी एज है 1 वर्ष। कोऑपरेशन वाली फीलिंग जो बच्चे की होती है, जिसमें वो सहयोग करना सीखता है, वो 1 साल से लेकर 1.5 साल तक होती है। मतलब 1 साल से लेकर 1 वर्ष 6 महीने तक इस सहयोग वाली फीलिंग का डेवलपमेंट होता है। बच्चा सेल्फ सेंटर्ड कौन सी स्टेज में बनता है फ्रेंड्स? वो 1 साल का हो जाता है। उसमें स्व केंद्रितता वाली, स्व प्रेम वाली डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। और नेगेटिविज्म कब आता है फ्रेंड्स? बच्चे में निषेधात्मक प्रवृत्ति कब जागृत होती है? 1 वर्ष से लेकर 1 वर्ष 6 महीने के बीच, मतलब 1 से 1.5 साल के बीच में उसमें नेगेटिविटिज्म भी आ जाता है। जो पूर्व बाल्य अवस्था होती है फ्रेंड्स, उसके भी सामाजिक व्यवहार बताए गए हैं, जैसे कि उसका खेलना बच्चे का 2 से 5 साल तक, उसकी इमिटेशन, अनुकरण वाली जो प्रवृत्ति है वो 3 से 4 वर्ष तक, और जो उसमें नेगेटिविटिज्म है वो 2 से 5 वर्ष तक, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, उत्तर बाल्य अवस्था जो मतलब चाइल्डहुड के लेटर में होता है, इस दौरान किन किन फीलिंग्स का उसमें डेवलपमेंट होता है? देखिए, सामुदायिकता, ग्रुप लॉयल्टी, समूह भक्ति, फ्रेंडशिप, लीडरशिप, खेल, टॉलरेंस, कंपटीशन एंड राइवलरी, कोऑपरेशन और सिंपैथी, इस तरह की फीलिंग से फ्रेंड्स उसका सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और एडोलसेंस की स्टेज में सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है एक बालक का, वो देखिए फ्रेंड्स। वो समूह का सदस्य बन जाता है, मतलब अपने ग्रुप्स क्रिएट करना स्टार्ट करता है, उसके सामाजिक रिलेशंस बन जाते हैं, मतलब उसके दोस्त, यारे प्यारे ये सब बनने लग जाते हैं। उसके जो सोशल इंटरेस्ट होते हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है। उसकी सामाजिक चेतना का विकास होता है, पारिवारिक संबंधों में सुधार आता है। बच्चा समझने लग जाता है कि ये करने से घर वाले नाराज होते हैं, ये करने से खुश होते हैं, तो वो एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते हुए अपने फैमिली रिलेशंस को इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है आपकी एडोलसेंस स्टेज पर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, स्पर्धा और प्रतियोगिता, लीडरशिप, फ्रेंडशिप और सोशल मैच्योरिटी, इस सब का विकास होते होते उसका सामाजिक विकास होने लगता है किशोर अवस्था में। फ्रेंड्स, लेसन 3 सोशलाइजेशन का हमारा थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसमें फ्रेंड्स देखिए आप, मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन मतलब सबसे अधिक गहन और क्रूशियल होता है, सबसे जटिल वो समाजीकरण होता है। कैसे होता है, कौन सा होता है, ये हमें ऑप्शंस में देख के बताना है कि कौन सा वाला जो समाजीकरण है वो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। और ऑप्शंस देखिए, ए ऑप्शन है आपकी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए पर्सन, मतलब व्यक्ति के पूरे जीवन में, ड्यूरिंग एडोलसेंस केवल आपकी एडोलसेंस में यानी किशोर अवस्था के दौरान, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड या फिर पूर्व बाल्य अवस्था के दौरान, है ड्यूरिंग अडल्टहुड जो आपकी प्रौढ़ावस्था होती है उसके दौरान जो सोशल डेवलपमेंट होता है, जो आपका सोशलाइजेशन होता है
वो सबसे अधिक गहन या जटिल समाजीकरण होता है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर सोचिए, क्योंकि हमने सारी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो फिर आंसर पर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जहाँ पर भी क्रूशियल स्टेज आ जाती है ना, क्रूशियल सोशलाइजेशन मतलब आपका जटिल वर्ड आ जाता है, तो आप सीधा सा आंसर एडोलसेंस पर ले जाइए, क्योंकि एडोलसेंस को तूफानों की अवस्था कहा गया है बालक की, कि ये बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने वाली क्रूशियल स्टेज होती है एक बालक की लाइफ में। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग एडोलसेंस। मतलब किशोर अवस्था के दौरान आपका जो सोशलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा गहन और क्रूशियल होता है, मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल स्टेज पर होता है। ओके, तो हमारी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज। तो क्या कहा फ्रेंड्स, देखिए मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर जो हमारी बहुभाषिकता की विशेषता होती है, किसकी, इंडियन सोसाइटी की, हमारे भारतीय समाज की, शुड बी सीन एज, उसे देखा जाना चाहिए, किस रूप में देखा जाना चाहिए, ये आंसर हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है आपकी, ए हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें किसी बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए आपकी मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर को, बहुभाषिकता की विशेषता को। ऑप्शन बी है, ए रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ, या आपके विद्यालय जीवन को एनरिचमेंट समृद्ध बनाने के लिए एक रिसोर्स के रूप में हमें देखना चाहिए, मतलब एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, जिससे कि बालक का विद्यालय का जीवन समृद्ध होता है। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, ए चैलेंज टू टीचर्स कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न। और इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स, इसे एक चुनौती मानना चाहिए, एक चैलेंज मानना चाहिए टीचर्स के लिए, मतलब अध्यापक के लिए हमें इसे चुनौती मानना चाहिए, क्या, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, कि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके और उनको सीखने के लिए प्रेरित कर सके। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, ए फैक्टर दैट मेक्स स्कूल लाइफ ए कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर्स, यानी जो आपके लर्नर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, यानी कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस यानी एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, मतलब एक शिक्षार्थी के लिए जो उसकी स्कूल लाइफ है, उसका विद्यालय का जीवन है, उसको एक जटिल अनुभव कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस के रूप में बनाने के किसी फैक्टर के रूप में हम उसे परिभाषित करेंगे। फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर बालक बहुभाषी होता है, उसे कई भाषाओं का नॉलेज दिया जाता है, तो वो एक रिसोर्स बनेगा उसकी एनरिचमेंट का, ठीक है, वो बालक के स्कूल लाइफ को, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, उसको एनरिच करने के लिए एक रिसोर्स का काम करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन को एक बार डिस्कस कर लीजिए। देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भाषा का नॉलेज तो कभी भी हिंड्रेंस नहीं बन सकता, कोई भी बाधा नहीं बन सकता। और ऑप्शन बी है कि उससे बालक का स्कूल लाइफ में एनरिचमेंट, उसका विकास होकर, मतलब उसकी समृद्धि होकर ये संसाधन के रूप में कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स इसको हम प्लस जोन में रख लेते हैं, इसको सेफ जोन में रख लीजिए, ये हो भी सकता है। नंबर पर आपका कि टीचर के लिए एक चैलेंज हो जाएगा कि वो उसकी कैपेसिटी को मोटिवेट करे स्टूडेंट्स की लर्न करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपकी कट जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुभाषी होने से टीचर के चैलेंज का कोई लेना देना नहीं होता, और भाषा के नॉलेज की वजह से उसकी स्कूल लाइफ स्टूडेंट की वो कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस वाली हो जाए, बहुत जटिल अनुभव वाली हो जाए फ्रेंड्स, तो ये तो बिल्कुल रिलेट करने वाली ऑप्शन नहीं है, तो हमारी ऑप्शन डी भी कट जाती है। तो फ्रेंड्स आपकी जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ए रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज ए रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषता है उसे हमें विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। और फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है, सोशलाइजेशन मीन्स, सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब आपका जो सामाजिकरण है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ए है आपकी फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स स्ट्रिक्टली, मतलब जो आपके सोशल नॉर्म्स होते हैं, सामाजिक मानदंड होते हैं, उनको स्ट्रिक्टली होता है, बहुत कठोर रूप से उनका फॉलो करना, उनका पालन करना, ठीक है फ्रेंड्स।
ये आपकी ऑप्शन ए हो गई। ऑप्शन बी है आपकी एडजस्टिंग इन सोसाइटी, समाज में अपनी सोसाइटी में एडजस्ट होना। तो फ्रेंड्स आप देखिए इस ऑप्शन को आप सेफ जोन में रख सकते हैं, क्योंकि अगर सोशल नॉर्म्स को बच्चा स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो इससे उसका सोशलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो उसके विकास में बाधा के रूप में काम करेगा। अगर उसको हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ कराने के लिए, फॉलो करने के लिए उस पर थोपते हैं कोई, आपको ये चीज़ माननी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ज़बरदस्ती वाली बात तो हो नहीं सकती, तो स्ट्रिक्टली आते ही तो आप समझ जाइए ऑप्शन आपकी कट चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि सोशलाइजेशन एडजस्टमेंट से रिलेटेड होता है, तो आप इसको सेफ रख लीजिएगा। ऑप्शन सी है आपकी रिवोल्टिंग अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स, मतलब रिवोल्ट करना, विद्रोह करना किसके अगेंस्ट फ्रेंड? सोशल नॉर्म्स के। जो सामाजिक आपके मानदंड होते हैं उनके प्रति अगर बालक विद्रोह करे तो उसका सोशलाइजेशन होगा। आप लोग सोचिए फ्रेंड्स, क्या ये ऑप्शन ठीक हो सकती है? तो फ्रेंड्स आप पहले ऑप्शंस को क्वेश्चन से रिलेट करके देखना, आपको तुरंत सही आंसर मिल जाएगा। देखिए हमारी स्ट्रिक्टली आते ही तो पहली ऑप्शन कट चुकी है, क्योंकि सोशलाइजेशन अगर बच्चे का करना है तो वहाँ स्ट्रिक्टली यूज़ तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी में आ गया आपका रिवोल्टिंग, कि वो विद्रोह कर रहा है किसी चीज़ का। तो बालक में अगर विद्रोह वाली भावना है तो फ्रेंड्स उसका डेवलपमेंट कैसे सही हो सकता है? नहीं होगा ना। अगर वो सोशल नॉर्म्स का ही, सामाजिक मानदंडों का ही विद्रोह कर रहा है तो उसका सामाजिक विकास से फिर वास्ता ही क्या रह गया? तो आपकी ये ऑप्शन भी कट गई। और ऑप्शन डी है आपकी अंडरस्टैंडिंग सोशल डाइवर्सिटी। जो सोशल डाइवर्सिटी होती है, सामाजिक विविधता होती है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना ही सोशलाइजेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी आपकी कट जाएगी, क्यों फ्रेंड्स? सोसाइटी की डाइवर्सिटी, समाज की जो हम विभिन्नताएं देखते हैं कि एक सिख होता है, एक ईसाई होता है, एक मुस्लिम होता है, एक हिंदू होता है, एक क्रिश्चियन होता है, इस तरह से फ्रेंड्स अगर हम इन डाइवर्सिटी को देखते हैं तो हमारा सोशलाइजेशन नहीं होगा ना। अगर हम उनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं या उसके साथ इंटरेक्ट होते हैं तो उससे तो हमारा सोशलाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, आपकी ऑप्शन डी भी कट चुकी है। तो जो आपकी ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। एडजस्टिंग इन सोसाइटी, ये मीनिंग्स होता है आपके सोशलाइजेशन का, मतलब समाज में समायोजित होना ही सोशलाइजेशन कहलाता है। जब बालक सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करना सीखने लगता है, उसमें समायोजित होने लगता है, तो वो उसका सोशलाइजेशन ही होता है। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रेंड्स, विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट देम टू स्टार्ट विद इन ए नर्सरी क्लास? क्या पूछा फ्रेंड्स, वो देख लीजिए। विच वुड बी द बेस्ट, कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी फर्स्ट देम टू स्टार्ट विद इन ए नर्सरी क्लास? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? आपको ये चीज़ बतानी है। ऑप्शंस देखिए, माय नेबरहुड, मेरा पड़ोस, माय स्कूल, मेरा स्कूल विद्यालय, माय फैमिली या माय बेस्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हमें बताना क्या है, नर्सरी क्लास में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सी है इनमें से, जिसे हम स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इसे सोच कर कीजिए। बालक अभी नर्सरी क्लास में है, ठीक है, वो अपने पास पड़ोस को तो इतना जानता नहीं होगा। अगर हम उसे पास पड़ोस से पढ़ाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो कुछ नहीं सीख पाएगा। और अगर अपने स्कूल से स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो इसके बारे में भी जानता ही कितना है। अभी तो वो घर पर ही था ना 2 या 3 साल तक, तो उसे स्कूल के बारे में कुछ इतना नॉलेज नहीं है, बाहर वो इतना ज़्यादा नहीं था, तो नेबरहुड का भी उसे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और बेस्ट फ्रेंड, तो बच्चे अभी फ्रेंडशिप इतनी जानते नहीं हैं, तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी बच जाती है, माय फैमिली। देखिए बालक अभी बाहर किसी से इतना कनेक्टेड नहीं हो पाया है, वो अभी तक अपनी फैमिली से ही जुड़ा हुआ था, तो उसके दिल दिमाग पर सिर्फ अपनी फैमिली का ही प्रभाव रहता है। मेमोरीज में उसकी आंखों के सामने ज़्यादा जो चित्र घूमते हैं वो उसकी फैमिली से जुड़े हुए होंगे, कि उसकी मम्मी कैसी है, उसके पापा कैसे हैं, उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसके भाई बहन के नाम ये हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो फैमिली से ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है और उसके जो दिमाग में चीज़ें होती हैं वो फैमिली से जुड़ी हुई ही होती है। और जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो नर्सरी क्लास में आकर सबसे पहले अगर अपनी फैमिली से कनेक्टेड चीज़ें ही सीखने लगेगा कि जॉइंट फैमिली ये होती है, न्यूक्लियर फैमिली ये होती है, फैमिली में कौन कौन होते हैं, तो बच्चा टीचिंग में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, और नई चीज़ों को लर्न करने में इंटरेस्ट आएगा उसे। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो नर्सरी क्लास में शुरुआत करने के लिए
हमारी जो बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो माई फैमिली की जो विषय वस्तु होगी वो सबसे बेस्ट मानी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हमारा ये सोशलाइजेशन वाला लेसन अब कंप्लीट होता है। हमने इसके थ्योरी सेक्शन को भी अच्छे से समझ लिया है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि किसी का भी कोई सेशन मिस ना हो। अपने स्टूडेंट्स का भी सिलेबस साथ साथ चलता रहे। और फ्रेंड्स, सीडीपी के फुल सिलेबस को हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।